वो काफी डिप्रेस्ड हो गए थे। उनकी काफी कुछ पर्सनल डिटेल्स, उनकी पर्सनल लाइफ सभी पब्लिक हो चुकी थी। क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर मूवी रिलीज हो चुकी और जिसकी स्टार कास्ट भी काफी अच्छी है। सिलियन मर्फी मेन रोल में, जिन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स में भी एक्ट किया था। ये मूवी रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम के साइंटिस्ट पे बनाई गई है, जिनकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही है। बात करते हैं रॉबर्ट ओपनहाइमर की। Robert Oppenheimer realized the grave responsibility. Science has profoundly altered the conditions of man's life. इस व्यक्ति का हिस्ट्री के कुछ डार्केस्ट एपिसोड्स और मोमेंट्स में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिनका पूरा नाम था जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिनका बर्थ 1904 अप्रैल 22 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ। रॉबर्ट ओपनहाइमर के डैड एक जर्मन इमिग्रेंट थे जो यूएस में आके सेटल हुए। उनका इंपोर्टिंग टेक्सटाइल का बिजनेस था। ओपनहाइमर का अंडर ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, जहाँ पे उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैटिन और ग्रीक में काफी अच्छे मार्क्स आते। उन्होंने कुछ पोएट्री पब्लिश भी की है और उनको ईस्टर्न फिलोसॉफी की काफी अच्छी नॉलेज। 1925 में ग्रेजुएशन के बाद ओपनहाइमर इंग्लैंड चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में रिसर्च करने के लिए, जहाँ पे उनके मेंटर थे रुथरफोर्ड। रुथरफोर्ड काफी नामी साइंटिस्ट थे। अब हम बात करेंगे बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब यानी कि द मैनहट्टन प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। ये बात है उस टाइम की जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी में पावर में आ गए थे। 1936 में स्पेन के खिलाफ सिविल वॉर चालू हो गया। ओपनहाइमर एक कम्युनिस्ट स्टूडेंट थे जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे थे, जो कि हिटलर के खिलाफ थे। 1937 में ओपनहाइमर के डैड की डेथ के बाद उन्हें अपने पापा की दौलत मिली। तब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ फंड भी किया, लेकिन कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट्स के बाद ओपनहाइमर को लगने लगा कि ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने फंड्स पीछे ले लिए और कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी। इनफैक्ट उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे। पोलैंड में नाजी जर्मनी के अटैक के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े साइंटिस्ट को लगने लगा कि उन्हें भी एक एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहिए, ताकि नाजी से ज्यादा वो ज्यादा पावरफुल दिखे और नाजी जर्मनी पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल ना कर सके। वहां से शुरुआत होती है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ओपनहाइमर ने शुरू कर दिया यूरेनियम में से यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस। वहां पे यूएस आर्मी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया और जिनका लीडर बना गया रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिनकी टीम में थे कुछ काबिल साइंटिस्ट जो कि काफी नामी थे, काम में काफी एक्सपर्ट थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पूरे $2 मिलियन का फंड लगा और करीब करीब 1,25,000 पीपल उसमें इन्वॉल्व। काफी लोगों का इंटरव्यू लिया गया, तब सबको वही लगा कि ओपनहाइमर अगर ना होते तो 2.5 years में ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ना होता। ओपनहाइमर ही थे जो इतने डेडिकेशन के साथ इतने सारे हाई ईगो माइंडेड साइंटिस्ट को भी एक साथ काम करवाया और ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ करके 2.5 years में कंप्लीट किया। ओपनहाइमर का सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये था कि एडोल्फ हिटलर उनसे पहले एटॉमिक बॉम्ब ना बना दे, क्योंकि ओपनहाइमर जिन जर्मन साइंटिस्ट के साथ पहले पढ़ा करते थे उनको पता था कि वो काफी काबिल है एटॉमिक बॉम्ब बनाने की। अब बात करते हैं इस टॉपिक से कुछ हटके ओपनहाइमर के कुछ फैक्ट्स के बारे में। ओपनहाइमर को क्वांटम फिजिक्स काफी पसंद था, उन्हें डेजर्ट्स भी काफी पसंद थे, ओपनहाइमर को काउबॉय कल्चर काफी पसंद था, तो फ्रेंच पोएट्री पसंद थी और तो और वो भगवत गीता पढ़ा करते थे। ओपनहाइमर ने खुद से संस्कृत सीखी ताकि वो भगवत गीता को ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ सके। हम बात करें ओपनहाइमर की लव लाइफ के बारे में। किटी प्यूनिंग जो स्टूडेंट थी बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ रही थी, जिनका अफेयर था ओपनहाइमर के साथ, उनसे ओपनहाइमर ने शादी की। किटी प्यूनिंग 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी की एक मेंबर भी बन चुकी थी। किटी रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ काम करने लगी, वहां पे लोगों के सैंपल लेती थी ताकि रेडिएशन से कितनी इफेक्ट हो रही है ह्यूमन लाइफ पे वो भी स्टडी कर पाए। लेकिन उनकी प्रेगनेंसी के बाद वो वहां से चली गई और अलग रहने लगी। फाइनली मैनहट्टन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, एटॉमिक बॉम्ब बन चुका था। ओपनहाइमर, जिनको हम कहते हैं द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, गिल्ट का इमोशन आ चुका था। ओपनहाइमर ने कोट दिया था भगवत गीता का बहुत फेमस कोट, आई एम बिकम डेड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ये कोट भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। गीता के चैप्टर 11 वर्स 32 में श्री भगवान विष्णु जब अर्जुन को समझा रहे थे कि उनको अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए, तब ये कोट बोला गया था कि आई एम बिकम द डेथ एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। 16 जुलाई को ट्रिनिटी बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, जो कि 20,000 टन ऑफ TNT का एक्सप्लोजन करने के लिए काबिल था। इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जापान के पास कोई भी बॉम्ब नहीं है, तो उनके ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक करना काफी इररिलेवेंट है। उनके पास कोई बॉम्ब नहीं है तो हम बॉम्ब यूज नहीं कर सकते। इस बॉम्ब ओरिजिनली जर्मनी के लिए बनाया गया था, लेकिन वॉर में जापान का यूएस के अटैक के बाद जर्मनी साइड ट्रैक हो गया और यूएस का मेन टारगेट बन गया था जापान। बात करेंगे इंसिडेंट के बारे में। एना मार्क्स, जो कि रॉबर्ट ओपनहाइमर की सेक्रेटरी थी, वो एक बार कहती है कि एक बार
रॉबर्ट ओपेनहाइमर के साथ वो काम कर रही थी, तब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बोला कि दोज पुअर लिटिल पीपल। एने मार्क्स रॉबर्ट को पूछती है क्या कहना चाहते हो। तब रॉबर्ट ने समझाया कि ये बॉम्ब जहाँ पे यूज होने वाला है उसका अंजाम बहुत ही खराब है। बहुत सारे लाखों इनोसेंट चिल्ड्रंस और विमेन्स मारे जाने वाले हैं और ये बॉम्ब को ऐसे सेटअप किया गया है जो कि मैक्सिमम डैमेज दे और वहां पे सिविलियंस पे ज्यादा इफेक्ट आएगी रादर देन आर्मी और लीडर्स जापान के। अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली ये इंसिडेंट्स के बाद ओपेनहाइमर का स्थिति क्या थी। कहा जाता है कि ओपेनहाइमर काफी डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट भी ली इस बॉम्ब के बारे में बात करने के लिए। ओपेनहाइमर ने प्रेसिडेंट को भी बोला कि ये बॉम्ब कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता, इसको बैन करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पे कुछ इंटरनेशनल गाइडेंस लगनी चाहिए ताकि ये बॉम्ब किसी के हाथ में भी आ जाए तो भी इसका गलत इस्तेमाल ना हो। कुछ टाइम के बाद ओपेनहाइमर काफी फेमस हो चुके थे और वो एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। उनको लोग फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बुलाना शुरू कर दिए थे। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर की डाउनफॉल के बारे में। 1953 में प्रेसिडेंट ने ओपेनहाइमर को हटा के लुईस स्ट्रॉस को चेयरमैन बना दिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। स्ट्रॉस और ओपेनहाइमर ऑयल और वाटर की तरह थे, उनकी नहीं बनती थी। लुईस स्ट्रॉस के पास सिर्फ हाई स्कूल की एजुकेशन थी, इसलिए काफी बार कुछ स्पीचेस में भी ओपेनहाइमर ने उनकी खुलेआम इंसल्ट की थी। लुईस स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर की कुछ FBI फाइल्स खुलवाई। 1944 में ओपेनहाइमर के खिलाफ काफी हियरिंग हुई और उन्हें गवर्नमेंट पोस्ट से हटाया। उसकी वजह से उनको काफी ह्यूमिलेशन सहन करना पड़ा। मीडिया में काफी उनकी चर्चा हुई और उसी की वजह से वो काफी डिप्रेस्ड हो गए थे। उनकी काफी कुछ पर्सनल डिटेल्स, उनकी पर्सनल लाइफ सभी पब्लिक हो चुकी थी। लाइफ में एंड में उन्होंने वो डायरेक्टर रह चुके थे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के। 1967 में एट एज ऑफ 62 एडवांस थ्रोट कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। वीडियो बनाने में काफी रिसर्च और मेहनत लगी है, तो अगर ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।